Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our chapter number 8 from the book Flamingo, Going Places. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic going places. तो पिछले पार्ट में हमने जहां से छोड़ा था वहीं से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एज आई हैड टोल्ड यू कि जब उसका परिवार ग्राउंड में मैच देखने जाया करता था यूनाइटेड की टीम का, तो सारे का सारे परिवार तो मैच का आनंद ले रहा होता था, लेकिन सोफी वहां पर जो है प्रिसाइज डेटा इकट्ठा कर रही थी डैनी कैसी के बारे में। तो जब वो उस मैच में सैटरडे वाले दिन जब परिवार मैच देखने गया था और उस मैच में जो है यूनाइटेड की जीत हुई थी 2-0 से और सेकंड गोल डैनी कैसी ने मारा था, तो उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। डैडी पब में सेलिब्रेट करने चले गए थे जीत को और डेरेक ने घर आकर के ये बात कही, बोले मम्मा आपकी बार का वर्ल्ड कप जो है आयरलैंड ही जीतेगा। तो अगले वीक जब जेंसी से मिलती है सोफी, तो सोफी कन्फ्रंट करती है। ये हम आज पढ़ रहे हैं पेज नंबर 82 के सेकंड पैरा से, पेज नंबर 82 के टॉप से सेकंड पैराग्राफ से आज के इवेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक जब सोफी मिलती है जेंसी से, तो जेंसी सीधा उस पर सवाल दागती है, बोले मैं क्या सुन रही हूँ, तेरे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तू डैनी कैसी से मिली। तो इतना सुनते ही जो है सोफी की हालत ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं। तो जेंसी बोलती मैं कोई तेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, मैं तो खाली जानना चाहती हूँ ऐसा हुआ था क्या। हालांकि सोफी इस सवाल से पहले ही बहुत चक्की रह गई थी। तो सोफी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जेंसी उस पर गुर्रा के देखती, बता 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 सच है क्या ये बात। तो उसने महसूस किया कि सोफी कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है और थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए सोफी ने कहा हाँ मैं मिली थी। इतना सुनते ही जेंसी जो है चिल्ला करके बोलती है मैं शर्त लगा सकती हूँ सोफी तुझसे कभी नहीं मिली, ये तेरा ख्याली पुलाव है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही सोफी बेचारी ज़मीन को घूरने लगी और अपने भाई को मन ही मन गालियां देने लगी, बोले तेरा सत्यानाश हो जियोफ, मैंने तो अपना भाई समझ करके तुझे अपना सीक्रेट बताया था और ये सीक्रेट एक भाई और बहन के बीच ही रहना था और तूने ये बात इसके भाई फ्रैंक को बता दी। फ्रैंक ने बता दी है जेंसी को और इसको बताने का मतलब तो है पूरे के पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाना। तो भला इस फूहड़ जेंसी तक ये बात पहुंची तो पहुंची क्यों, अब तो पूरा का पूरा पड़ोस जान जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूं, ये मैं क्या तेरे को बता रही थी। तेरा सत्यानाश हो जियोफ, तूने एक बात को भी अपने पेट में पचा करके नहीं रखा, वो बात जो केवल एक भाई और बहन के बीच ही होती है। तूने ये बात क्यों बताई फ्रैंक को। तो ये बात जब वो महसूस कर रही थी तो आगे जो है जेंसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मानती हूं तूने अपने भाई को जो भी बताया वो सीक्रेट ही होना चाहिए था, लेकिन मैं तो तेरी पक्की सहेली हूं ना, सच में बता क्या हुआ था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तेरी कसम मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं करूंगी। बता तो सही कि आखिर तू मिली तो मिली कैसे थी। हालांकि मेरा दिल तो नहीं मान रहा कि तू मिली थी, लेकिन ये भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि तू कुछ तो छिपा रही है और अपने भाई को गालियां भी दे रही है। तो तू ऐसी लड़की तो नहीं जो बिना बात किसी को गालियां दे और ऐसे ही कुछ भी छिपाए। तो सच सच बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी मेरी प्यारी सहेली, आखिर हुआ क्या था। तो जेंसी ने जब ये बात कही तब जाकर के जो है सोफी को महसूस हुआ कि दरअसल जियोफ ने फ्रैंक को डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो जब डेट के बारे में बताया ही नहीं तो बताया क्या है, तो उसको अपने भाई पर विश्वास हुआ कि थैंक गॉड उसने अपनी बहन का भरोसा नहीं तोड़ा।
वो बात जो एक भाई और बहन के बीच ही रहनी चाहिए थी, सेक्रेड, वो डेट वाली बात जो वो डैनी केसी के साथ में करने वाली थी, उस बात का जिक्र जो है जियोफ ने फ्रैंक से नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि उसका भाई उस पर भरोसा करने लगा था। तो यही तो उसको चाहिए था। अगर भाई भरोसा कर रहा है तो भला ये फूहड़ जैनसी कौन से खेत की मूली है, इसको तो अभी निपटाती हूं मैं। तो सारा का सारा माजरा समझ करके सोफी थोड़ी चैन की सांस लेती है और उसके बाद अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है जैनसी के सामने। वो क्या कहती है कि नहीं यार, ऐसा कोई विशेष तो कुछ हुआ नहीं था। दरअसल मैं रॉयस विंडो में खड़ी थी, वहां पर मैंने उसको देखा था, तो मैंने उससे जो है ऑटोग्राफ के लिए कहा था, डेरेक के लिए, लेकिन उसके पास पेन और पेपर नहीं था। बस इतनी सी बात थी। तो इतना सुनते ही जैनसी ख्यालों की दुनिया में, ओ माय गॉड, मैं अपने आप को बहुत जो है अनलकी मान रही हूं जो उस समय में तेरे साथ में नहीं थी। काश मैं उस समय तेरे साथ में होती तो मैं भी अपनी आंखों से जो है डैनी कैसी को लाइव देख सकती थी। तो ये सुन करके जैनसी आगे अपनी बात को आगे बढ़ाती है कि क्या तुमने अपने डैडी को इसके बारे में बताया? क्या तुमने अपने पापा को बताया कि भाई तुम डैनी से मिली हो? तो इतना सुनते ही सोफी बोलती है, तुम्हें तो पता ही है उसका बाप उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता है। तो सोफी के विचार अपने डैडी के बारे में क्या है? सोफी कहती है कि उसका बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पनौती है। उसका जो पप्पा है, व्हाट अ मिजरी ही, इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है, मिजरी है। अगर उसको पता चल गया कि मैं डैनी से मिली हूं तो दरअसल लोग जो है मेरे घर के बाहर ये लाइन लगा लेंगे कि हम ये क्या सुन रहे हैं, भाई तेरी बेटी जो है डैनी केसी से मिल रही है। तो ये सुनकर तो मेरा जो पनौती बाप है उसका मर्डर ही कर देगा। और तुम तो जानती ही हो जब घर में कोई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसकी माँ की हालत कितनी खराब हो जाती है। तो जैनसी बोलती, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है कि तेरे घर में तेरे डैडी किस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन तू मुझे अपना सब कुछ सीक्रेट बता सकती, शेयर कर सकती, पता है ना मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो कहानी अब आगे बढ़ती है। कहानी का मेन पार्ट था कि सोफी जो है मिलने वाली है डैनी कैसी से, उसकी डेट है और इस डेट को जो है खुद फिक्स किया था डैनी कैसी ने। अब सोफी ने ये झूठ बोल तो दिया था, लेकिन इस झूठ को उसने जिया भी, और इतने तरीके से जिया कि कोई पकड़ ही नहीं पाया कि सोफी झूठ बोल रही है। वो सोफी जो बहुत अच्छे से जानी पहचानी जाती है अपने भाई के द्वारा, उस भाई को उसने विश्वास दिला दिया कि डैनी से मिल रही है। वो जैनसी जो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि सोफी कितनी फैंटेसी गर्ल है, हमेशा ख्यालों की दुनिया में रहती है, झूठ बोलती है, लेकिन उस जैनसी को भी उसने विश्वास दिला दिया कि वो डैनी कैसी से मिली है। तो अब झूठ उसने भाई को बोल तो दिया था कि वो जो है डेट करने वाली है डैनी कैसी को, लेकिन वो झूठ वो जी भी रही है। और जब आप किसी झूठ को जीते हो तो वो जो इमोशंस है, वो जो पेन है, वो जो एग्नी है, जो एक नशा है किसी के प्यार में पड़ने का, वो सच में आपको महसूस होने लगता है। तो सोफी इस झूठ को ना सिर्फ बोल रही थी बल्कि जी भी रही थी। और जो एक बॉडी में जो बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे चेंजेस उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख भी रहे थे। तो इसीलिए तो बड़ा आसान था उसके लिए अपने भाई जियोफ को अपने जाल में फांसना, कन्विंस करना कि वो डैनी से डेट कर रही है। तो डेट वाला दिन भी आ गया। तो शाम होने के बाद में जो सोफी है वो नहर के किनारे किनारे चलती है, शेल्टर्ड पाथ से, और नहर के किनारे लाइटें लगी हुई थी। और जब वो आगे बढ़ती जाती है तो शहर की वो भिनभिनाती आवाज कम और बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये वो जगह थी जहां पर अक्सर वो खेलने आती थी जब वो एक छोटी बच्ची थी। तो यहाँ पर एक वुडन बेंच थी और यहाँ पर एकमात्र जो है एल्म का पेड़ था। और ये एक ऐसी जगह थी जहां पर प्रेमी जोड़े अक्सर मिला करते थे। तो वो उस बेंच पर बैठ गई। तो ये बहुत ही परफेक्ट जगह थी प्रेमी जोड़ों के मिलने के लिए। तो ये एक ऐसी आइडियल जगह थी, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो और आप अगर ये चाहते हो कि कोई भी आपको ढूंढ ना पाए,
तो ये एक आइडियल जगह थी जिस समय सोफी वहां पर बैठी हुई थी। तो सोफी कुछ ऐसी जगह पर बैठी हुई थी जो एक तरह से लवर्स स्पॉट था और प्रेमी जोड़ों के मिलने के लिए बहुत ही आदर्श जगह थी। यहाँ पर आप अगर डेट करने आते हो तो कोई आपको ढूंढ नहीं सकता। तो ऐसी तो जगह चाहिए थी डैनी किसी को सोफी से मिलने के लिए। तो वो जानती थी कि जब डैनी आएगा तो इस जगह को देख करके काफ़ी खुश होगा, लेकिन आए तो सही, जब उसकी मुलाकात डैनी से हुई ही नहीं तो आएगा कौन। लेकिन इस झूठ को वो जी रही थी और इस झूठ के साथ जो उसने महसूस किया वो सारा का सारा फीलिंग रियल था। तो थोड़ी देर तक वो वहां बैठी बैठी वेट करती रही। उसने महसूस किया कि डैनी आ रहा है और जब वो आ रहा होता है तो उसके आने की आहट से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस रियल थे। उसने महसूस किया कि वो नहर के किनारे किनारे चल करके आ रहा है और जो है उसकी परछाई उससे बाहर निकलती हुई दिखाई दी पेड़ों के झुरमुट से, झाड़ियों से, और वो बड़ा ही एक्साइटेड महसूस करती है। तो अपने आप को बैलेंस करती है कि यार वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है। लेकिन जब बहुत लंबा समय गुजर गया और डैनी नहीं आया तो उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला कि शायद अब डैनी नहीं आएगा। तो अपने आप से बातें करती है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और विश कर रही हूँ कि डैनी आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है। समय बीत रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि समय बड़ी तेज़ी से पास हो रहा है और मेरे मन में जो है शक के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और मुझे काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन उसके आने की कोई खबर ही नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा भाई जोफ क्या कह रहा था कि वो कभी भी मिलने नहीं आएगा तुझसे, और कभी भी किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया था जब मैंने उनको बताया था कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। तो अब मैं भला उनको क्या बताऊंगी? अगर वो नहीं आया तो मैं उनको क्या कहूँगी? वो नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो वो इस बात को जानते थे कि सारा सिचुएशन कैसा है। तो डैनी और मेरे बीच में, तो कहती है कि वो इस बात को जानते थे। कौन? डैनी और सोफी। वो दोनों ही इस बात को जानते थे कि डैनी और सोफी के बीच में आखिर कौन सा रिश्ता है। ये चीज मायने रखती है। आप भला लोग क्या सोचते हैं, तो लोगों की सोच पर आपका काबू तो है नहीं, और भला आप कब और कहां तक लोगों की सोच को कंट्रोल कर सकते हो तो उस पर तो आपका बस है नहीं। लेकिन वो जानती थी डैनी और उसके बीच में जो पवित्र रिश्ता है ये रिश्ता बिल्कुल रियल है, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो ये निराशा जो है उसको थोड़ा सा पेन दे रही है। और उससे बड़ी बात, अगर वो नहीं आया तो वो लोग जो हमेशा उस पर डाउट करते थे उसकी बातों को लेकर के, भला उनको वो क्या जवाब देगी। तो वेट करती रही, इसी बीच समय गुजरता रहा और उसके अंदर जो है चेंजेस आते रहे बिहेवियर में। पहले उसको बहुत पेन महसूस हो रहा था और फिर एक ऐसी उदासी उसको महसूस हुई। वो उदासी जो प्यार में किसी के धोखा देने से, या आप किसी का इंतजार कर रहे हो और अगर वो नहीं आए तो उसके नहीं आने से ही होती है। तो ये जो वो महसूस कर रही थी सडन सैडनेस, ये अचानक से पैदा हुई कोई चीज नहीं थी। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। तो इस समय सोफी को जो भी महसूस हो रहा था वो अचानक से महसूस नहीं हो रहा था। सोफी बाकायदा उस झूठ को जी रही थी। सोफी सच में झूठ को जी रही थी कि डैनी से मिली थी और डैनी के साथ वो डेट करने वाली है और डैनी ने वादा किया था आने का, लेकिन वो आया नहीं। तो उसके नहीं आने की वजह से जो उसको पेन हो रहा है वो पेन एकदम रियल था। तो ये जो चेंज उसके बिहेवियर में आया ये झूठ नहीं था, ये सच था। लेकिन सबसे बड़ा झूठ तो यही था कि वो डैनी से कभी मिली ही नहीं थी। तो वो आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि डैनी नहीं आया और मुझे बड़ी उदासी महसूस हो रही है। वो सोचती है कि बड़ा मुश्किल है इस बोझ के साथ में जीना, इस सैडनेस के साथ में जीना। सूफी बहुत अच्छे से जानती थी वो क्या कर रही है, लेकिन जो फील हो रहा था सैडनेस और जो बर्डन वो तो रियल था। तो वो कहती कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, ये जानते बूझते कि वो नहीं आएगा। मैं अभी से देख सकती हूँ फ्यूचर की क्या होने वाला है कि मैं इसी बर्डन के साथ में जीऊंगी। तो वैसे भी घर वाले लोग तो कहाँ विश्वास कर रहे थे मेरी बातों पर, वो तो हमेशा ही मुझको बोलते थे कि मैं एक नंबर की झूठी हूँ
और मेरी हर बात पर सबने खाली डाउट ही किया है, लेकिन भला मैं लोगों की क्यों सुनूं? मुझे तो अपना सर उठा करके चलना होगा और मन में दिमाग में एक ही बात धारण करनी है, याद रखनी है कि मेरे और डैनी के बीच में क्या रिश्ता है। अभी से वो देख सकती थी कि वो अपने घर की तरफ बढ़ रही है, और जब उसने जियोफ को देखा और उसको बताया कि डैनी नहीं आया तो जियोफ डिसअपॉइंटेड हो जाएगा और वो जो है डोर को स्लैम करके वहां से चला जाएगा। लेकिन वो जानती थी कि उसके और डैनी के बीच में क्या रिश्ता है। वो अपने आप को कंसोल कर रही थी, डैनी और मैं, मेरे बीच में क्या रिश्ता है, यही सबसे बड़ी चीज है, यही मायने रखता है। लेकिन ये सैडनेस है, ये उसकी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, भला इसको वो कैसे हैंडल करे। तो वो जो है शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट आउटसाइड द पब, शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। तो वो जो है अपनी गली की सीढ़ियां चढ़ती है और जब वो पब के आगे से गुजरी तो उसने देखा कि उसके पिता की साइकिल जो है वहीं पर वॉल के सहारे खड़ी हुई है। वो काफी खुश थी कि जब वो घर पहुंचेगी तो कम से कम उसके डैडी वहां पर नहीं होंगे। तो वो जो है जब आगे बढ़ रही होती है और रॉयस विंडो से और आर्केड से जब वो गुजरती है, तो जब अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही है और रॉयस विंडो के पास में पहुंचती है, आर्केड से होते हुए रॉयस विंडो के पास में पहुंचती है, तो उसे दोबारा से वही सीन दिखाई दिया जो सीन उसने पिछले शनिवार को भी देखा था। और सीन था कि वो खड़ी हुई है और उसके ठीक बगल में उसे महसूस होता है कि डैनी कैसी आकर के खड़ा हो गया, और डैनी कैसी सोफी के मुंह से अपना नाम सुन करके थोड़ा सा हैरान हो गया, शर्मा भी गया। अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया। फिर उसके बाद दोनों में नॉर्मल बातचीत होती है, पहले रॉयस विंडो में रखे कपड़ों के बारे में, और सोफी कहती है कि मुझे मेरे भाई डेरेक के लिए आपका ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन ना तो पेन और पेपर सोफी के पास में था और ना ही डैनी कैसी के पास में था। तो डैनी ये कहता है कि अगर सोफी को कोई तकलीफ ना हो तो वो जो है वीकेंड्स पर उसके साथ में जो है लवर्स स्पॉट पर मिलेगा और उसको जो है वो ऑटोग्राफ भी दे देगा और उससे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम उसने दोबारा से इमेजिन करके देखा जब वो आर्केड से होती हुई रॉयस विंडो के सामने से निकलती है। और ध्यान दीजिएगा, ये उसने दोबारा से पिक्चर्ड किया आउटसाइड रॉयस विंडो। तो वो जो है इस सारे के सारे घटनाक्रम को जो है आज वीक में सेकंड बार देख रही है। तो उसने ये सब कुछ लास्ट सैटरडे को भी देखा था। वो आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है अपने मन ही मन में कि डैनी कैसी जो है बहुत ही हैंडसम एक लड़का है, और जब वो हंसता है तो हंसते समय उसके दांतों के गैप दिखाई दे जाते हैं। उसकी आंखें हरी हैं, उसकी आंखें बिल्कुल हरी हैं, और ये आंखें बिल्कुल ऐसी दिखाई देती हैं मानो किसी हिरन की आंखें हो। और जब ये आपकी आंखों में आंखें डाल करके देखता है तो वो झिलमिलाती हुई महसूस होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डरी हुई भी लगती है किसी हिरन के जैसी। तो डैनी कैसी थोड़ा सा निहार सके सोफी को, तो सोफी किसी दूसरी तरफ देखने लगती है, और जब दोबारा से सोफी जो है डैनी को देखती है तो वो अपनी नजरें कहीं और कर लेता है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो इस शनिवार को भी देख रही है, और ये सारा का सारा सिनेरियो, ये सारा का सारा पिक्चराइजेशन उसने दोबारा से महसूस किया था लास्ट सैटरडे को। तो सीन ये है कि शनिवार के दिन सोफी जो है देखती है, पिक्चराइज करती है रॉयस विंडो पे डैनी कैसी को, और वही सारा का सारा घटनाक्रम वो उसके पास में खड़ा हुआ है, दोनों की बातचीत होती है। वो उससे अपने भाई डेरेक के लिए जो ऑटोग्राफ मांगती है, ना पेन और पेपर सोफी के पास में था ना ही डैनी कैसी के पास में था। फिर उसके बाद में डिसाइड ये होता है कि लवर्स स्पॉट पे दोनों जो है मिलेंगे। तो ये जो सोफी महसूस कर रही है, बार बार इस घटनाक्रम को देख रही है, उसको देखने के पीछे लॉजिक यही है ताकि वो झूठ जो वो बोल रही है वो झूठ जिंदा रहे, और तब तक इस झूठ को चलाना है जब तक उसका भाई पूरी तरीके से उसकी बात पर भरोसा ना कर ले।
अब यहाँ पर दो सीन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर उसका भाई उसकी बात पर भरोसा कर लेता है कि डैनी कैसी से मिल रही है, तो जाहिर सी बात है एक दिन उसका भाई ये भी उसको बोलेगा, बहन चल डैनी कैसी से मिल रही है तो एक बार मेरी मुलाकात करवा दे। तो कितना समय लगेगा सोफी को ये साबित करने में कि उसका भाई बिल्कुल सही था, कि जिस डैनी को वो डेट कर रही थी अंत में उस डैनी ने उसको धोखा दिया। तो दोनों ही सिनेरियो में सोफी का तो मतलब पूरा हो गया, मतलब तो उसको भाई का अटेंशन ही तो चाहिए था, तो वो तो उसको वैसे भी मिल गया है। अगर वो ये साबित करती रहे कि वो डैनी से मिल रही है, जो कि वो जानती थी कि उसका भाई विश्वास करने लगा है, तो हर सैटरडे के दिन वो सज धज करके निकलती थी लवर्स स्पॉट की तरफ डैनी से मिलने के लिए और शाम को वापस लौट आती थी। तो वो झूठ जो जी रही थी उस झूठ को कभी पकड़ ही नहीं पाए, खासतौर से उसके घर वाले, खासतौर से उसका भाई जियोफ। तो वो जाती थी लवर्स स्पॉट पे डैनी से मिलने के लिए, लेकिन जब वापस लौटती थी तो उसी खुशी के साथ लौटती थी, क्योंकि उस लवर्स स्पॉट से लौटते समय तो बड़ी दुखी होती थी वो, क्योंकि जो सैडनेस था, जो बर्डन था, उसको कैरी करना सोफी के बस की बात नहीं थी, वो रियल था। लेकिन रॉयस विंडो पर आकर के वापस से अपने आप को चीयर अप करती है, स्माइल करती है और दोबारा से सारा का सारा सीन पिक्चराइज करती है अपनी आंखों के सामने को डैनी कैसी से दोबारा मिल रही है। तो दोनों ही सूरतों में उसका तो वैसे भी मकसद पूरा हो गया था। अगर वो ये साबित कर देती कि डैनी से मिल रही है, जैसा कि उसने साबित कर ही दिया था, तो भी भाई का विश्वास जीत लेती है। और जब उसका भाई कभी जिद करता चल डैनी कैसी से मेरी मुलाकात तो करवा दे, तो वो ये साबित कर देती कि डैनी कैसे उसे धोखा देकर के भाग गया है, चला गया है। तो उस सूरत में भाई की सिंपैथी भी मिलती, उसका करीबीपन भी मिलता और उसका भाई अपनी बहन का मूड थोड़ा चेंज करने के लिए वही करता जो सोफी बड़े लंबे समय से चाह रही थी, और वो था उसका हवा पानी चेंज करता हो। और उसका तो एक ही रास्ता है, वो अपने साथ अपनी बहन को डिस्टेंट पार्ट्स में ले चले सिटीज के, जहां पर जाने की तमन्ना न जाने कब से सोफी रखा करती थी। तो सीन ये है कि जब सोफी कहती है आर्केड से जब वो गुजरी और सामने रॉयस विंडो के सामने उसने दोबारा से इमेजिन किया डैनी कैसी को, तो उनकी वही फॉर्मल बातचीत होती है और जो पेन और पेपर उसके पास में भी नहीं होता, डैनी कैसी के पास में भी नहीं होता। तो वो कहती है कि मेरा भाई जो है काफ़ी मायूस होगा कि मैं आपको ऑटोग्राफ ले नहीं पाई। उसके बाद जो वो है आर्केड में अकेली खड़ी रह जाती है, कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके कानों में वो मीठी शहद सी आवाज़ गूंजती रहती है डैनी कैसी की। उसकी आंखों की वो झिलमिलाहट वो महसूस करती है। तो वो इतना टॉल नहीं है, इतना बोल्डर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का है। वो इनोसेंट आयरिश जीनियस द ग्रेट डैनी कैसी। और ये सिनेरियो उसने पिछले शनिवार को भी देखा था, लास्ट सैटरडे को उसने सारा का सारा ये इमेजिन करके देखा था रॉयस विंडो पे। और जब जब वो सैटरडे के दिन निकलती है लवर्स स्पॉट पर मीटिंग के लिए, वहां से जब लौटती है तो रॉयस विंडो से होकर के ही निकलती है, ताकि वो दोबारा से महसूस करे, क्योंकि जो बर्डन था, जो पेन था, जिसे कैरी करना उसके बस की बात नहीं थी, वो उस खुशी में कन्वर्ट हो जाए कि हाँ डैनी कैसी को डेट कर रही है। तो महसूस करती है उस फुटबॉल मैच के उन लम्हों को जो वो अपने परिवार के साथ देख करके आई थी, और उसने महसूस किया उस लम्हे को कि 50,000 दर्शक जो है मैदान में खचाखच भरे हुए हैं। और जब डैनी कैसी के पास में बॉल आती है, तो बॉल डैनी कैसी के पास में आता है और डैनी कैसी जो है बड़े बड़े डिफेंडर्स को बीट करते हुए सीधा गोल की तरफ बढ़ रहा है। तो जब बॉल पर डैनी कैसी मंडरा रहा होता है तो 50,000 दर्शक अपनी सांस थामे बैठे रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जब वो किक मार करके गोल करता है, द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज इट स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन। तो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, मैदान है, 50,000 दर्शकों की वाहवाही से गूंज उठा जब उस आयरिश फुटबॉलर ने गोल किया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं आपको सीधे सीधे क्लियर कर दूं।
वैसे भी थ्रू आउट द टेक्स्ट आई हैव बीन कंटिन्यूसली रिवीलिंग दैट व्हाट द सोफी वॉज डूइंग। वो एक खेल खेल रही थी और उसने अपने भाई की दुखती रग पर हाथ रखा और उस दुखती रग के भरोसे उसने अपने भाई का विश्वास जीता और विश्वास जीत करके उसने जो है अपना वो मकसद हासिल करवाया। कौन सा मकसद? कि वो जो है घूमने जाना चाहती थी अपने भाई के साथ में, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसको अपने भाई को अपने हिसाब से कन्विंस करना ही पड़ा उसकी दुखती रग के द्वारा। और वो दुखती रग थी डैनी कैसी। उसने कन्विंस कर दिया उसके भाई जियोफ को कि वो डैनी कैसी से डेट कर रही है। हालांकि भाई ने मना किया था, डैनी के चक्कर में मत पड़े, वो बहुत ही पैसे वाला फुटबॉलर है, एक दिन धोखा जरूर देगा। तो पहले तो उसने अपने भाई को कन्विंस किया कि डैनी से वो डेट कर रही है और फिर बाद में वो ये कन्विंस कर देती है कि डैनी ने उसको धोखा दिया है। तो दोनों ही सूरतों में जो है वो अपने भाई का सिंपैथी भी पा लेती है, विश्वास भी पा लेती है और अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। और वो था भाई के साथ घूमने जाना। तो सोफी ने एक झूठ बोला और झूठ ना सिर्फ बोला बल्कि उस झूठ को इस हद तक रियल वे में जिया कि उस झूठ के जो भी सिम्टम्स थे उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगे। और झूठ क्या था? वो झूठ यही था कि वो डैनी कैसी से मिली है और उसको डेट कर रही है। लेकिन उस झूठ को जिस तरीके से सोफी ने निभाया ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और यहीं पर एक बात निकल करके आती है, स्टार्टिंग का वो पॉइंट जब वो अपनी सहेली जैंसी से कह रही थी कि वो इस शहर का सबसे बड़ा बुटीक खोलेगी। क्या ये पॉसिबल है उसके लिए? बिल्कुल पॉसिबल है। वो ये पीस ऑफ केक, सोफी के लिए पीस ऑफ केक है शहर का शानदार बुटीक खोलना। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पैसा अरेंज करना, क्योंकि जो तिकड़म दिमाग उसके पास में है उसके बलबूते पर वो कुछ भी कर सकती है। उसने कहा था वो मैनेजर बन जाएगी किसी फर्म में। तो सोफी अपनी कन्विंसिंग पावर से किसी भी फर्म के सीईओ को या उस कंपनी के हेड को ये साबित कर सकती है कि अगर उसको उन्होंने जो है मैनेजर नहीं रखा तो कंपनी बर्बाद है। सोफी के पास इतनी काबिलियत है कन्विंस करने की कि किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के पास में जा करके वो ये साबित कर देंगी कि अगर आपने उसे फिल्म में नहीं लिया तो फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाएगी और एज अ प्रोड्यूसर आप बर्बाद हो जाएंगे। सोफी में इतनी काबिलियत थी कि वो जो है फैशन डिजाइनर बन सकती थी स्ट्रेटली, और वो साबित कर सकती थी किसी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनिंग के रिगार्डिंग फर्म को कि अगर आपने उसके डिजाइन्स को मार्केट में नहीं उतारा तो आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी बाहर के लोगों को कन्विंस करना, जब उसने अपने जानने वाले करीबी लोगों को ही बोतल में यूं उतार लिया। So this is all about going places. We will meet again in the in-depth analysis of some other topic. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.